द पॉजिटिव माइंड हम रिवीजन स्टार्ट करते बच्चे यहाँ पर। और आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं बच्चे विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हमारे पास जो रिवीजन का मॉड्यूल रहेगा, जो रिवीजन करने का तरीका रहेगा, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। सो व्हाट आर द इलेक्ट्रिक चार्जेस? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि हमें चार्ज क्या है हमारे पास। अगर बोला जाए तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरी करते हैं, यानी कि वो चार्ज को कैरी करते हैं। जैसे हम किसको कैरी करते हैं? मास को। तो वैसे ही बच्चे वो मास को भी कैरी करते हैं और चार्ज को भी कैरी करते हैं। तो यूनिवर्स में चार्ज सिर्फ दो ही लोग कैरी करते हैं बच्चे, या दो ही आपके पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स कैरी करते हैं, जिनका नाम आपके पास है इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यह हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच इज कैरिड बाय, जो कि हमारे पास कैरी कर रहा है, विच इज कैरिड बाय, जो कि कैरी कर रहा है बच्चा हमारे पास द प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एंड दीज आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स of the atoms. So these are the elementary particles of the atom. तो ये हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स बन जाते हैं किसके? आपके पास किसी भी एटम के। ठीक। तो आदित्य, हमारे पास यहाँ पर जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो ये एक प्रॉपर्टी है। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज माना जाएगा? सो वी से दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैरीज द चार्ज ऑफ -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, जहां पर कुलम हमारे पास यूनिट ऑफ द चार्ज है। सो 1 कुलम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज, एंड वी हैव द स्टैट कुलम, we have the stat coulomb as the CGS unit of the electric charge. This electric charge is the derived physical quantity. यह हमारे पास एक derived physical quantity है, और इसके डायमेंशंस किसके बराबर है? हमारे पास इसके डायमेंशंस बराबर हैं A इंटू टी। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास सबसे पहले वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं जो हमको यहाँ पर क्या करनी चाहिए, आपके पास पता आप कर सकते हो बच्चे। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं इसके अंदर से, जरा देखें बच्चे। तो हम यहाँ पर एक सर्कल टाइप बनाते हैं बच्चे, और देखते हैं बच्चा हमारे पास इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। सर्कल के सेंटर में हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास इंपॉर्टेंट है? तो सेंटर पे आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी पोलैरिटी। इसकी कितनी पोलैरिटीज होती हैं? दो पोलैरिटी, वन पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। वन पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चा हमारे पास यहाँ पर है आपके पास इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे बच्चा हमारे पास बताओ? क्या हमारे पास यहाँ पर वी से दैट सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं बताओ? शाबाश। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं बच्चे? दे रिपेल ईच अदर। और डिसिमिलर चार्जेस, और बच्चा हमारे पास डिसिमिलर चार्जेस ये क्या करते हैं बच्चे बताओ? शाबाश। डिसिमिलर चार्जेस ये हमारे पास हम क्या बोलेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। पर क्या ये हमेशा सच है? क्या ये हमेशा सच है? कहने का मतलब क्या हमेशा आपके पास डिसिमिलर चार्जेस रिपेल और डिसिमिलर आपके पास अट्रैक्ट करेंगे? क्वेश्चन, टीचर आपको बोलेगा कैन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी? यस इट कैन, यस इट कैन, यस इट कैन। मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। मैकेनिज्म क्या है जरा समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज्ड बॉडी, और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होते हैं, इसमें छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, दो इलेक्ट्रॉन और बच्चे या तीन आपके पास प्रोटॉन, और तीन ही बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी? नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी में से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, और यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगी? टेम्परेरी अट्रैक्शन, और सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ को चले जाएंगे।
होगी ना अट्रैक्शन। तो हमारे पास यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट ये कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर सकती है बच्चे, अट्रैक्ट कर सकती है। फिर टीचर एक क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्या है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का आपके पास श्योर टेस्ट क्या है। टीचर एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जस्टिफाई, तो आप बोलोगे श्योर टेस्ट, तो भैया अब हमारे पास क्या आ गया, रिपल्शन। और टीचर जस्टिफाई करने को बोल रहा है, तो बताओ क्या जस्टिफिकेशन हो जाएगी। जस्टिफाई आप ये करोगे, आप क्या जस्टिफाई करोगे कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी, आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी जो रहेगी बच्चा हमारे पास, इट इज अट्रैक्टिंग, ये बच्चा हमारे पास अट्रैक्ट कर सकती है एक न्यूट्रल बॉडी को। तो अट्रैक्शन तो एक चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी में भी हो सकती है। इसका मतलब अगर दोनों बॉडीज पे चार्ज होगा तो वो रिपल्शन शो करेंगे, एंड दिस इज द श्योर टेस्ट। रिपल्शन श्योर टेस्ट है और अट्रैक्शन श्योर टेस्ट नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन कैन बी डन बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द अनचार्ज बॉडी। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, क्या सिमिलर चार्ज की बॉडी अट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकती है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, एक बॉडी बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी होनी चाहिए। तो याद रखना बच्चे, एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है और सिमिलर चार्ज की बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है रिपल्शन के बजाय, लेकिन एक बड़ी बॉडी होनी चाहिए और एक छोटी। तो सिमिलर चार्ज की इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और हमारे पास इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, इंटरेक्शन। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के आगे चार्ज। चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाती है, क्वांटाइजेशन, जो कि हमको क्या समझाता है कि किसी भी बॉडी पे मिलने वाला चार्ज किसके इंटीग्रल मल्टीपल पे होता है, प्लस माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस, और बचा हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जहां पर n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड द n कैन नॉट बी इक्वल टू p बाई q। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर जो n है, ये बच्चा हमारे पास p बाई q के बराबर नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पर e की वैल्यू किसके बराबर है, तो मेरे पास e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इस पे आएंगे बच्चे भी हम क्वांटाइजेशन पे। फिर बच्चा हमारे पास है एडिटिव नेचर, चार्जेस हमेशा ऐड होते हैं अलजेब्रा से, एडिटिव नेचर। और लास्ट है बच्चा हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। So we have the conservation of the electric charges, the conservation of the electric charges, the conservation of the electric charges। यानी कि बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस के आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है बच्चे, कंजर्वेशन आपके पास आ जाती है। ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप लिख के आते हो तो टीचर आपको नंबर देगा, टीचर आपको यहाँ पर नंबर देगा, और टीचर आपको यहाँ पर जस्टिफाई करने के नंबर देगा। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास है, अगर मैं बोलूं तो एक प्रॉपर्टी और आप लिख सकते हो बच्चे, और वो ये कि चार्जेस जब एक्सेलरेट होते हैं, चार्जेस जब बच्चा हमारे पास एक्सेलरेट होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं स्तुति, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चे, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम एक और चीज लिख सकते हैं स्तुति, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं स्तुति, हम ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास चार्ज डिवाइडेड बाय मास, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, स्पेसिफिक चार्ज। दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज। हम इसको क्या बोल देते हैं बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज बोल देते हैं। तो मेरे पास तो कहानी बड़ी सिंपल सी है, और कहानी बच्चा हमारे पास क्या है कि चार्जेस कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब जैसे आकाश मेरे पास आ जाए कि व्हाट इज यू द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, आप क्या लिखोगे, द चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। बस इतनी सी बात लिखनी है। एडिटिव नेचर, ज्यादा घुमा फिरा के मत लिखो ना, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो, अगर थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत लिख डालो, क्या दिक्कत है।
कि आपके पास ना लिखने से बेहतर है कि कुछ तो लिख के आओ और बिल्कुल सही लिख के आओ कि एडिटिव नेचर है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत सारे चार्जेस अगर किसी सिस्टम में है तो आप उस चार्जेस को डायरेक्ट ऐड करेंगे एज कंपेयर टू बच्चे वेक्टर एडिशन, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, वेक्टर एडिशन वगैरह कुछ नहीं करना। आगे चलते हम आगे बच्चे अब डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज को, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इस पे सबसे पहले न्यूमेरिकल आएंगे, Q इज इक्वल टू NE। यहां से सबसे पहली चीज बच्चे हमें क्या पता लगती है कि हमारे पास 1 कूलम, जो आपके पास 1 कूलम आपके पास है बच्चे, ये हमारे पास बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 1 कूलम बहुत बहुत बड़ा है बच्चे हमारे पास, 1 कूलम बहुत बड़ा है। दूसरी चीज बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, द चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। और फिर तीसरी चीज है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन का के ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तीसरी चीज बच्चे हमेशा याद रखना, अगर ये Q इज इक्वल टू NE है, तीसरी चीज याद रखना, मास इज आल्सो, जो मास है बच्चे हमारे पास इज आल्सो चेंज्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। जब आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देते हो तो हमारे पास उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, मास कम होगा। और हमारे पास अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन टीचर आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं। और क्या क्या पूछ सकता है बच्चे, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज बच्चे याद रखना, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्वांटाइजेशन फेल्स in microscopic world, the quantization fails at macroscopic world, at the macroscopic world, क्योंकि यहां पर कॉन्टिन्यूटी है, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इसकी कोई सेंस नहीं बन पाती है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चार्जेस लैम्डा से, सिग्मा से और रो डेंसिटी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इसका कोई सेंस ही नहीं। ये बच्चे वैसे ही जैसे चीनी के डब्बे को आप दूर से देख रहे हो, तो चीनी के डब्बे को अगर आप दूर से देखते हो तो बच्चा आपको समझ नहीं आता चीनी के कितने दाने हैं, पर हाँ दाने सब अलग अलग है। इसी तरीके से बच्चे 100 रुपए के अंदर 1 रुपए के कितने कॉइन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 100 कॉइन होते हैं, दिखाई देते हैं कभी नहीं सर, 100 रुपए, हाँ आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आप उसके अंदर 100 सिक्के निकाल नहीं सकते हो। ऐसे बच्चे बोला जाता है छोटे लेवल पे चार्ज कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पे, पर मैटर के अंदर बच्चे आपको ये चार्ज क्वांटाइज नजर नहीं आता, लगातार नजर आता है। यानी कि जो सिस्टम बनाया गया भगवान से, यूनिवर्स से, वो कॉन्टिन्यूस है। आपके घर की दीवार कॉन्टिन्यूस है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे है, और दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग आपके पास दो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा हमारे पास यहाँ पर चार्ज कैरी कर रहे हैं, डिस्क्रीट है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चा डिस्क्रीट है आपके पास, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा। सो हमारे पास, आई एम सॉरी, तो क्वांटाइजेशन फेल हो जाती है। अब जैसे कोई मेरे हाथ को देखे, उंगलियां अलग अलग है, लेकिन दूर से देखने में बच्चा आपको लगेगा कि ये क्वांटाइजेशन, जैसे किसी के सर के बाल है बच्चे, मेरे तो है नहीं है, लेकिन किसी के सर के अगर बाल है बच्चे तो वो क्वांटाइज्ड है, लेकिन दूर से देखने में आपको एक जैसे नजर आते हैं। जैसे किसी पेड़ के पत्ते हैं, है तो क्वांटाइज्ड है ना, अलग अलग है, लेकिन दूर से देखने में उनकी सेंस खत्म हो जाती है। तो अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है तो आप बोलो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये फेल हो जाता है। और फेल हमारे समझने में है, नेचर के अंदर नहीं है, हमारी विजुअलाइजेशन के अंदर है। तभी तो बच्चे हमारे पास कुछ चीजें जो हमको नजर नहीं आ पाती हैं,
तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर हमको चार्ज कॉन्टिन्यूस नजर आता है, हाँ या ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चे। इस वजह से क्वांटाइजेशन आपके पास फेल हो जाता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, ये मैं छोटी छोटी छोटे छोटे एक दूसरे के क्लोज बच्चे, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ लाइन, कोई पर्सन दूर से देखेगा तो इसको ये बूंद नजर ही नहीं आएगी, उसको क्या नजर आएगा बच्चे आपके पास लगातार, उसको लाइन नजर आएगी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप टीचर को कह सकते हो। वैसे तो वो टीचर आपको बोलेगा क्वांटाइजेशन फेल्स एट मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ट्रू और फॉल्स। मैं एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, यस इट इज ट्रू, then why it is true, because the matter around us is continuous by nature, continuous by nature। वो लगातार बच्चे कॉन्टिन्यूस है बच्चे हमारे पास, ठीक है। और जैसे आप पानी ले लीजिए, पानी H2O से मिलता है तो वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन बच्चे आप अलग अलग निकाल नहीं सकते, तो वहां पर वो चीज फेल हो जाती है मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास टीचर इसमें से पूछेगा कि हमारे पास क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या कॉक्स फॉलो करते हैं, दे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एंड द क्वार्क्स। ये बच्चा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, 1 या 2 नंबर का। क्वार्क्स हमारे पास क्वार्क्स दो तरह के होते हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, और इन पे चार्ज बच्चा हमारे पास कुछ ऐसे होता है +2/3 ऑफ ई, और डाउन पे बच्चा हमारे पास कितना होता है -1/3 ऑफ ई। हमारे पास एक पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे क्या है नेगेटिव चार्ज है। क्या यहाँ पर क्वांटाइजेशन फेल तो नहीं हो रहा है? क्योंकि हम बोलते हैं एन की वैल्यू कभी भी p/q नहीं होनी चाहिए। आप देखो मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ जो आपको लिखनी है। आपको टीचर बोलेगा क्वार्क्स पे जो चार्ज है वो बताओ, और ये बताओ कि क्वार्क्स क्या क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आप बोलोगे यस दे फॉलो, ये फॉलो करते हैं बच्चा हमारे पास क्वांटाइजेशन रूल। ये बच्चा हमारे पास क्वांटाइजेशन रूल को बच्चा आपके पास यहाँ पर फॉलो करते हैं, यस दे फॉलो द क्वांटाइजेशन रूल। ये बच्चा हमारे पास क्वांटाइजेशन रूल को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और कैसे फॉलो करते हैं? दे आर फाउंड इन अ कॉम्बिनेशन, दे आर फाउंड इन अ कॉम्बिनेशन, दे आर फाउंड इन द कॉम्बिनेशन, they are found in the combination which follows quantization principle, which follows the rule, which follows the rule, जो कि बच्चा हमारे पास रूल्स को फॉलो करता है। टीचर बोलेगा कैसे, आप जवाब दोगे, आप यहाँ पर जवाब दोगे इसके अंदर से, ये हमारे पास आ गया प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या आ जाएगा अप प्लस ऑफ डाउन, तो हमारे पास अप प्लस डाउन। न्यूट्रॉन पे क्या आएगा बच्चे डाउन प्लस ऑफ अप। इतना आपने लिख देना और आपके क्वेश्चन को टीचर नंबर दे देगा कि क्वार्क्स क्या होते हैं और वो कैसे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्वार्क्स क्या होते हैं और वो कैसे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। चलते हैं बच्चे हम आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चा हमारे पास अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, कैलकुलेट दी total negative charge, calculate the total negative charge on the 3.6 kg of the water sample, of the water sample। यानी कि वाटर सैंपल के बच्चे हमारे पास 3.6 kg पे आपको टोटल नेगेटिव चार्ज को बताना है। सॉल्यूशन जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकलेंगे? सो 3.6 डिवाइडेड बाई 18 मॉलिक्यूलर मास इंटू 6 इंटू 10⁻23। मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया, मैंने एवोग्रेड्रो नंबर को अप्रोक्सीमेटली ले लिया। यहां से आपके पास कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1022 और बचे 2 इंटू 6 इंटू 10⁻22 और मेरे पास आ गया 12 इंटू 10⁻22। इतने मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये बच्चा हमारे पास मॉलिक्यूल्स का नंबर है।
हमारे पास अब बताना है कि एक मॉलिक्यूल के पास कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे हमारे पास बताओ। परनीत कितने बच्चे हमारे पास बताओ। तो एक आपके पास वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने बच्चे जरा चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा H2O, इसके 2, इसके 8, तो आपके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल के पास। मेरे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जैसे बच्चा हमारे पास ये 10 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, मुझे अब क्या करना बच्चे ध्यान से समझना। हमारे पास एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के पास कितने आपके पास बच्चे इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास आएगा 12 इंटू 10⁻22 इंटू 10। तो ये बच्चे 12 इंटू 10⁻23 बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। फिर टीचर हमको ये पूछेगा भैया कि आपके पास चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। और मुझे अब इस पे निकालना है किसके ऊपर बच्चे आपके पास, मुझे निकालना है अब इतने वाटर मॉलिक्यूल्स पे। तो 12 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। चलो जी करते हैं सॉल्व। अगर हमारे पास यहां से कैंसिल 10 और ये कैंसिल होके बच्चे 22, तो 12 16 12 16 192 होना चाहिए, 192 होना चाहिए। फिर भी करके देख लेते हैं 7 और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, वी हैव 12 तो 2, हाँ 192। तो मेरे पास यहाँ पर 192 इंटू 10⁻22 माइनस 9, तो 20 21 22 3। तो हमारे पास यहाँ पर कितने का चार्ज आ गया 192 इंटू 10⁻3 बच्चे हमारे पास इतने कुलम का चार्ज। मुश्किल कुछ नहीं भाई, मुश्किल कुछ नहीं। याद रखना पहले लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके किसके आएंगे बच्चे, दिस विल बी फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। अगर ये बात तुम्हें समझ में आती है और हम जो बात आपको बता रहे हैं उस बात के को आप दिमाग में बिठाकर चलो कि मुझे इसी तरह के क्वेश्चंस आने, या तो टीचर बच्चा आपको बोल देगा भैया मेरे पास इतना चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, या इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए तो चार्ज कितने, या छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। इसमें से एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चे, हमारे पास एक क्वेश्चन और भी आता है, जरा चेक करते क्वेश्चन क्या। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी, अगर एक बॉडी बच्चे हमारे पास लूजेस, ये लूज करती है, लूजेस 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड, हाउ मैनी या हाउ मच टाइम is required by the body to gain the charge of 1 coulomb। अच्छा कैसे करोगे आप इसको, ओके सो कैसे करोगे बच्चे आप इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिएगा। अरे बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास एक सेकंड के अंदर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे 10⁻⁻9 सेकेंड। ओके नाउ आई गॉट माई पॉइंट। और मुझे बच्चे यहां पर अगर 1 कुलम का चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे, टू गेट द चार्ज ऑफ 1 कुलम, चार्ज ऑफ 1 कुलम, अगर मुझे 1 कुलम का चार्ज चाहिए वी नीड टू लूज और गेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻, बच्चा हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बताओ कैसे हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 6.25 इंटू 10⁻18
अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो मेरे पास आ गया 6.25 10⁻18 इंटू 10⁻⁻9, तो मेरे पास 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। क्या ये क्वेश्चन बच्चे आपको आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये क्वेश्चन कहाँ पर है ये भी बता देता हूँ बच्चे। क्वेश्चन कहाँ से बच्चे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी तो पहले करनी तो ये एनसीईआरटी के मैंने 2 क्वेश्चन आपको बच्चे करवा दिए, दोनों सॉल्व क्वेश्चन है। थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन बच्चे कुछ ऐसे होंगे। इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसके ऊपर काम करना और लिखने की आदत डालो यार। 5 पेजेस रोज के लिखो आप, जो आप फील करते हो, जो आप पढ़ते हो, लिखो उसको जरा। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे ना, चाहे मन नहीं है तब भी लिखो। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे आपको पता लगेगा कि आप कितना सुधार और कर सकते हो और आप एग्जाम में क्या लिख के आते हो। क्योंकि एग्जाम से पहले तो बच्चे हम लिख के देखते नहीं, तो हमें गलतियां रह जाती हैं। हम बोलते हैं हम आंसर बिल्कुल ठीक लिख के आए, टीचर नंबर नहीं दे रहा। अरे भैया टीचर नंबर तभी देगा जब उसमें किसी किस्म की त्रुटि नहीं रहेगी। कोई भी चीज बच्चा हमारे पास मैनेजेबल होती है और उसको मैनेज करने का तरीका होता है। जैसे बोर्ड में नंबर लाने का तरीका क्या है? लिखना 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 लिखना। जो मैं आपको करवा रहा हूं उसको दोबारा लिख डालो, बिल्कुल होगा। बिल्कुल बच्चे 90% से। और ये सिर्फ फिजिक्स से बात नहीं, केमिस्ट्री में भी यही है, मैथ्स में भी यही है और बच्चे आपके पास बायो के अंदर तो हो। ठीक, तो लिखना लिखना लिखना, मैक्सिमम लिखना। तो अब बच्चे हम यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से समझना। यहां पर बच्चे अब हम डिस्कस करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द कूलम्ब्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है बच्चे? बड़ी सिंपल सी बात बच्चे हमें कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर मेरे पास सिस्टम में 2 पॉइंट आपके पास क्या है? चार्जेस है, ये पहला, और हमारे पास यहां पर ये दूसरा चार्ज है। ये दोनों पॉइंट चार्जेस है और हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस है आपके पास यहां पर आर। ये बच्चा हमारे पास आर है। तो एक जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज होगा वो दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज भी सेम फोर्स इसी पे लगाएगा। सेम फोर्स, ये नहीं कि बड़े वाला चार्ज बड़ी फोर्स और छोटे वाला चार्ज छोटी फोर्स ना, बिल्कुल सेम फोर्स। ये मेरे पास चार्ज अगर Q1 है और ये बच्चा हमारे पास Q2 है, तो ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ये फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? तो वी कैन राइट डाउन द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और दिस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका बच्चा हमारे पास वैल्यू किसके बराबर है? आपके पास है 1/4πε0 एंड वी हैव Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 4πε0 Q आपके पास 1 Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 आर स्क्वायर। अब तो ये मतलब कि याद हो जाना चाहिए। अरे सर पता है हम एग्जाम में क्या लिख के आए? हम लिख के आए 1/4πε0 सर हम ये लिख के आए 9 इंटू 10⁹ हमने यूनिट्स भी लिखी सर, ताकि टीचर कंफ्यूज ना हो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अरे सर फिर हम ये भी लिखे कि एप्सिलॉन कितना होता है? 8.8 इंटू 10 की पावर आपके पास -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम ये भी लिख के आए कि ये फोर्स बच्चे किस में कैलकुलेट हो रही है? आपके पास वैक्यूम में। भैया इतना लिख दोगे, थोड़ा सा और भी लिख दोगे, टीचर नंबर क्यों काटेगा? टीचर नंबर काटता है हमारी गलती की वजह से, हमने कुछ रॉन्ग किया, उसको ओवरकम करना। आगे चलते हैं। तो हमारे पास यहां पर सबसे पहले तो ये फोर्स है, मैं जानता हूं ये फोर्स क्या क्या काम कर सकता है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास इस फोर्स से रिलेटेड सबसे पहले आते हैं ग्राफ। इसके बच्चा हमारे पास यहां पर 2 तरीके के ग्राफ बनेंगे। थोड़ा सा एक्स और वाई दोनों पे जाता है ग्राफ। लो जी, बन गया क्वेश्चन। हमारे पास यहां पर ये फोर्स है एफ और ये बच्चा हमारे पास आ गया आर। अगर ये बच्चा हमारे पास है फोर्स एफ एंड दिस इज 1/r का स्क्वायर, दोनों में फर्क है बच्चे। लेकिन बच्चा हमारे पास एक तरफ तो डिस्कशन कॉमन हो जाती है, तो ये बच्चा हमारे पास पहला
और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरा, यह हमारे पास शो कर रहा है अट्रैक्टिव, और ये बच्चा हमारे पास डिस्कस कर रहा है रिपल्सिव फोर्स को। एक अट्रैक्टिव फोर्स है और दूसरी क्या बचे, रिपल्सिव फोर्स। और 1/r² के लिए ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये बच्चा हमारे पास ऊपर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऊपर मैं गलती से अट्रैक्टिव बोल तो गया लेकिन मैं लिख गलत गया बच्चे। ऊपर वाली फोर्स रिपल्सिव होगा, बोला मैंने सही लेकिन गलत गया। तो हमारे पास ऊपर वाली फोर्स रिपल्सिव है क्योंकि ऊपर दोनों चार्जेस पॉजिटिव या दोनों चार्जेस नेगेटिव, तभी उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है। और एक चार्ज अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये फोर्स मेरे पास क्या, अट्रैक्टिव। हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर चला गया तो ये फोर्स आपके पास क्या आ गई, रिपल्सिव। स्कूल में एक्सपेक्ट करना इस पे क्वेश्चन। और अट्रैक्टिव, हमारे पास ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल मान लो कि फाइव, तो ये थीटा आपके पास क्या देगा, टेंजेंट ऑफ थीटा विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। यानी कि ये बच्चा हमारे पास, जितना बड़ा बच्चा आपके पास एंगल होगा, जितना बड़ा स्लोप होगा बच्चे, उतनी बड़ी बच्चा हमारे पास चार्जेस के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। और जितना छोटा ये होगा, जितना बच्चे ये नीचे की तरफ को झुकेगा, उतनी बच्चे हमारे पास चार्जेस के प्रोडक्ट की वैल्यू होगी। एक अट्रैक्टिव है, दूसरा रिपल्सिव है। फिर समझो, एक अट्रैक्टिव है तो दूसरा बच्चा हमारे पास रिपल्सिव है। और टेंजेंट ऑफ थीटा प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मान लिया जाए कि टीचर मुझे बोलता है कि एक चार्ज है 6 और -2 और दूसरा चार्ज है 2 इंटू आपके पास 3। कौन सा ग्राफ कहाँ पर बनेगा, मैं सेकंड केस की बात बना रहा हूँ। तो नीचे वाला ग्राफ नीचे बनेगा और ऊपर वाला ऊपर। किसका एंगल छोटा होगा, पॉजिटिव वाले का, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 6 के बराबर है और ऊपर वाला बच्चा हमारे पास 12 के बराबर है। ये हमारे पास ग्राफ आपको एग्जामिनेशन के अंदर टीचर पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ की कैटेगरी में। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास इसमें एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी बच्चा आपको, टचिंग ऑफ द चार्जेस। सो वी हैव टचिंग ऑफ द चार्जेस। टचिंग ऑफ द चार्जेस इसका मतलब क्या बच्चा हमारे पास, क्या अगर मेरे पास चार्जेस एक दूसरे को टच करते हैं, व्हाट विल हैपन, आपके पास क्या ऐसा होगा बच्चे जो कि आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक बॉडी है बच्चे, और इसके ऊपर मान लिया जाए पॉजिटिव का चार्ज है एंड ए, और बच्चा हमारे पास प्लस ऑफ क्यू है। और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है, तो दूसरी बॉडी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे पास यहाँ पर इन पे चार्ज आ गया Q2, तो एक बॉडी पे चार्ज Q1 और दूसरे पे Q2। इन दोनों बॉडीज को हम टच करके अलग कर देते, तो ये हो गया टच इनका और ये हो गया बच्चा हमारे पास अलग। लो जी, अब बच्चा हमारे पास इनका फाइनल चार्ज क्या होगा, ये मैंने इन दोनों को टच करके और यहाँ पर क्या करवा दिया, सेपरेट करवा दिया। तो जैसे बच्चे ये अलग होंगे तो इनका चार्ज कितने का आ जाएगा, मैं बताता हूँ। अब आपके पास ए पे कितने का चार्ज आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 एवरेज। और इस पे कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 2। ये भी बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो बहुत बहुत मुश्किल चीज़ ही नहीं, तो बहुत मुश्किल चीज़ थोड़ी ना बच्चे, या मैं कर ही नहीं पाऊंगा सर, सर ये बहुत मुश्किल है सर, मैं फोर्स ही नहीं निकालना चाहता। तो भैया ये बहाने बहाने बंद करके ना काम करना स्टार्ट करना है। काम आपके पास इसमें से नंबर दिलवाएगा, बहाने छोड़ देना। बस ये कि मैंने बहाना मार के किस तरीके से निकल जाना ना, मैं समझाता हूँ कैसे। हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है, ये बॉडी है ए और बच्चा हमारे पास ये माइनस ऑफ क्यू, यह हमारे पास एक दूसरी बॉडी है और इस पे बच्चा हमारे पास 3Q का चार्ज है। टीचर बोलता है कि आप पहले बताओ कि टच करने से पहले इनिशियल फोर्स कितने के बराबर थी। तो ये बच्चा हमारे पास के मल्टीप्लाई कर देते 3Q का स्क्वायर अपॉन बच्चा हमारे पास R स्क्वायर।
जहां पर r इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। मैं जैसे ही इन दोनों को टच करूंगा तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएंगे, तो फाइनल चार्ज देखिए क्या हो जाएंगे। तो मेरे पास -q प्लस ऑफ 3q अपॉन q, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 2q अपॉन q, तो ये q बच जाएगा। तो फाइनल चार्ज बचा हमारे पास यहाँ पर इन दोनों पे q और q रह जाएगा। तो हमारे पास फाइनली इन दोनों पे चार्ज क्या रह जाएगा, ये बच्चा आपके पास q और ये q। टच करते ही, दो बॉडीज को टच करते ही उनके बीच का चार्ज शेयर होता है। और ये कैसे निकालते हो आप फाइनल चार्ज, दोनों के इनिशियल चार्ज को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर Q और ये Q, अब इनके बीच की फोर्स देखिए कितने के बराबर है। तो हमारे पास फोर्स है KQ² अपॉन R स्क्वेयर, KQ² अपॉन R स्क्वेयर। सिंपल सी बात है बच्चे हमारे पास। अब कितना फर्क पड़ गया, पहले बच्चे आपके पास 3 का फैक्टर था, अब 3 का फैक्टर मिसिंग है। पहले बच्चा हमारे पास ये जो आपकी फोर्स थी बच्चे, ये हमारे पास पहले अगर देखा जाए बच्चे तो ये अट्रैक्टिव थी, और अब ये फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव। तो पहले बच्चा हमारे पास ये अट्रैक्टिव थी, और यहाँ पर ये फोर्स क्या होगी बच्चे आपके पास, रिपल्सिव होगी। ऐसे काम करना, तो फोर्स के अंदर चेंज हो गया। और ये टचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो टचिंग है बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है बेटा, सो मैंने पहला पार्ट इसके अंदर से करवाया, कल हम इसके ऊपर और काम करेंगे बच्चे, ठीक है। कल हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी आप जाकर इसको रिवाइज करिए और अच्छे से इसके ऊपर थोड़ा काम करना स्टार्ट करिए। कल हम कूलम्ब्स लॉ करेंगे, फिनिश करेंगे, और कल बच्चे हम इसका एक ब्रीफ छोटा सा एक क्वेश्चन आंसरिंग भी करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत ना आए बच्चे। चलिए ओके बच्चे, बाय, टेक।